नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है आव नहीं आदर नहीं। सारा सामान आंगन में आ गया था। बप्पा के इशारा करने पर रंजन भागता हुआ और गली के नुक्कड़ पर तिवारी जी के एसटीडी बूथ से ट्रेन के बारे में पूछताछ कर आया। ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, यानी अब 4 बजे पहुंचेगी। चलने के लिए तैयार खड़े दादाजी और दादी जी को सहारा देकर बप्पा ने वहीं बिछी खाट पर बैठाया और स्वयं खंबे के सहारे सिर झुकाकर बैठ गए। रंजन दूसरे कोने में गुफ्तगू कर रहे रेवती टिंकू के पास आया। रंजन के बैठते ही रेवती ने कूटकर कहा, ट्रेन को भी आज ही लेट होना था। छोरी, अब तो जा ही रहे हैं। 1.5 घंटा और सही। अच्छा है बाबा, पिंड छूटा। अब 4-6 माह क्या आएंगे। मगर माँ को तो बोल रही थी। टिंकू रहस्यमयी ढंग से फुसफुसाया। दादाजी और दादी जी अब वहीं रहेंगे, ताऊ जी के पास। रेवती को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। अविश्वास से उसे देखती रही। कसम से मैं खिड़की की ओट में खड़ा था। उसने गले पर हाथ रखा। अभी सुबह ही बप्पा से बोल रही थी। बप्पा कमरे में अपना बैग जमा रहे थे। माँ कपड़े तहकर उन्हें देती जा रही थी। बैग जमाते हुए बप्पा ने माँ से कहा, अब देखो भाभी जी कितने दिन रखती हैं उन्हें। कितने दिनों नहीं। माँ एकदम उखड़ गई। उन्हें स्पष्ट कह देना, आखिर वे भी उनके बेटे बहू हैं। उन्हें भी तो सेवा करनी चाहिए इनकी। मेरी बात सुनो पारो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कब तक हम ही सारा खर्च वहन करते रहेंगे? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? भगवान का दिया सब कुछ तो है उनके पास, फिर संभालते क्यों नहीं अपने माता पिता को? तुम्हारा कहना सही है पारो। बप्पा ने निरह नज़रों से माँ को देखा, पर भाभी जी इस बात को समझती ही नहीं। फिर मैं कैसे समझ जाती हूँ? तमक्कर माँ ने बात काट दी। बप्पा ने विवशता से नैन झुका लिए। माँ भिन्नाकर कमरे में चली गई। रंजन रेवती के मुंह खुले के खुले रह गए और सुनकर कुछ क्षणों तक उनके बीच मौन छा गया। रेवती को लेस मात्र भी विश्वास नहीं था कि ताई जी 1.5-2 माह के अधिक दोनों को रखेंगी। पिछली बार भी जब वे एक गए थे, शायद 6 माह या 7 वर्ष पूर्व 2 ही माह में वापस भेज दिया था। अब जब मालूम पड़ेगा कि हमेशा के वास्ते आए हैं तो। रेवती ने चोर निगाहों से बप्पा को देखा। बप्पा सिर झुकाए किसी गहन चिंता में लीन थे। उनके मन में मच रहे तूफान को रेवती भली भांति महसूस कर रही थी। एक वो ही तो हैं जो दादाजी और दादी जी को ताऊ जी के यहाँ नहीं भेजना चाहते, मगर ये चारों, माँ, रेवती, रंजन, टिंकू भी क्या करे? घर के हालत ने तो इन चारों को ऐसा सोचने के लिए विवश कर दिया था। बप्पा की पगार इतनी थी नहीं कि सबका गुजारा आराम से हो जाता। आधी पगार दादाजी और दादी जी की बीमारी, दवाई, डॉक्टर खर्च में हो जाती। शेष में घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता। बच्चों की अधिकांश फरमाइशें अधूरी ही रह जाती, मगर पढ़ाई के खर्चे में वे कैसे कटौती कर सकते थे? फीस भी भरना जरूरी, कॉपी किताबें लाना भी जरूरी। रंजन कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था। रेवती सिलाई। 2-2.5 वर्ष की मेहनत के बाद दोनों घर का सहारा देने लायक हो जाते, मगर काफ़ी खींचतान करने के बावजूद महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बच पाता। ऐसे में इन क्लासों के लिए फीस के पैसे कहाँ से आते? धीरे धीरे उनके दिलों में यह धारणा घर करने लगी कि यदि ताऊ जी दादी को अपने पास बुला ले तो खर्चे में कितनी बचत हो जाया करे। वे बप्पा को समझाने का यत्न करते, ताऊ जी के पास इतना पैसा है, अच्छी नौकरी है, फ्री मेडिकल सुविधा है, नौकर चाकर सब तो है। दादाजी दादी जी वहाँ आराम से रहेंगे। तुम्हारा कहना सही है बेटे। बप्पा सहमत होते हुए भी विवशता जतलाते, मगर बिना बुलाए कैसे भेज दूं? हद है। बेटे के पास जाने के लिए भी कोई आमंत्रण की ज़रूरत है बेटे। तुम्हारी ताई जी का जो स्वभाव है। फिर आप ताऊ जी से क्यों नहीं कहते कि वे ताई जी को समझाए? समझाना ताई जी को नहीं है, समझना ताऊ जी को है। ये तीनों को बप्पा की फिलॉसफी कुछ समझ ही नहीं आती। बप्पा मुस्कुराकर चुप हो जाते। उनका दृढ़ विश्वास था, माता पिता की सेवा स्वयं की इच्छा शक्ति से होती है। यह पुत्र का कर्तव्य है, याद दिलाने की बात नहीं। पुत्र में यदि सेवा की भावना होगी तो पत्नी चाहे लाख उग्र या झगड़ालू हो, उसे हर हाल में सेवा करनी होगी। पुत्र ही यदि इसे झंझट समझे, दूर रहने की कोशिश करे, तो पत्नी को क्या परी है?
बप्पा अभी भी न भेजते, मगर पिछले दिनों दादाजी चलते चलते कई बार गिर पड़े। उनका मोतियाबिंद पक गया था, घुटनों का दर्द भी ज़्यादा परेशान करने लगा था। दादी जी का मोतियाबिंद भी धीरे धीरे पक रहा था। डॉक्टर के अनुसार दोनों का फौरन ऑपरेशन कराना अब अत्यंत जरूरी हो गया था। इधर रेवती भी बड़ी होती जा रही थी, 2-3 वर्ष बाद ब्याह लायक हो जाएगी। घर में जो खर्चे लगे थे उसके हिसाब से तो उसकी शादी के वास्ते 5,000 जमा करना भी मुश्किल था। उस पर इन दोनों ऑपरेशनों के खर्च कहाँ से करेंगे ये सब? सोच सोच कर वे बावले हो उठते। रात रात भर उन्हें नींद न आती। चिंता के कारण करवटें बदलते या फिर उठकर भगवान के सम्मुख ध्यान लगाकर बैठ जाते। माँ बेचारी परेशान होती जाती, उन्हें हिम्मत बांधने की भरसक कोशिश करती, मगर कब तक? क्यों शब्दों की जुगाली से पैसों का इंतजाम हो जाता, कष्ट दूर हो जाते। आखिर हारकर बप्पा ने दादाजी और दादी जी को ताऊ जी के पास भेजने का निर्णय कर लिया। 3:30 बज गए। गाड़ी का समय हो गया था। जाने के लिए बप्पा उठ खड़े हुए। सहारा देकर उन्होंने दादाजी को उठाया। दादी जी का चेहरा एकदम विवरण हो गया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें उभर आई। किसी बुच्चर खाने में धकेला जा रहा हो, ऐसी दहशत छा गई थी उनकी मोतियाबिंद आंखों में। रेवती का हृदय तड़प उठा। दादाजी के मन की पीड़ा को वह अच्छी तरह समझ रही थी। ताई जी उनके संग कैसा व्यवहार करेंगी, इसकी कल्पना मात्र से ही वे निढाल हुए जा रहे थे। पिछली बार का कटु अनुभव वे भुला नहीं पा रहे थे। तब पहुंचने पर शुरुआती 4 से 6 दिनों तक बहू अच्छी रही। नौकर भी दोनों का सम्मान करते थे। उनके मालिक के माता पिता हैं सोचकर दौड़ दौड़ कर उनका काम करते थे, मगर बाद में जब देखा मालकिन को स्वयं ही फिक्र नहीं है, उल्टे चिढ़ती हैं उनके नाम से, तो नौकरों ने भी तवज्जो देनी छोड़ दी। सच भी है, नौकर अपनी मालकिन के रुख के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। वो क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालते? दादाजी आवाज़ लगाते रहते, पर वे अनसुना कर खिसक जाते। एक गिलास पानी के लिए भी दादाजी को उनकी गुहार करनी पड़ती। दादी जी भारी हृदय से सब देखती रहती। घर में सभी तरह के फल आते थे, फ्रिज भरा रहता। नौकर चोरी छिपे खा लेते, मगर ताई जी दोनों को भी कभी पूछती तक नहीं थी। वे जिस तरह तरसा तरसा कर उन दोनों को रख रही थी, उसे देखकर दादी जी का हृदय अंदर तक विदीन हो जाता। जिस पुत्र को अनेकानेक तकलीफ़ें सहन कर पाला, जिसकी उस शिक्षा के लिए अपने गहने तक बेच दिए, योग्य होने पर उसी की पत्नी इस तरह का ओछा व्यवहार कर रही थी। अपने प्रति की जा रही उपेक्षा को वह सह भी लेती, मगर पति के अपमान को अब वह सह नहीं पा रही थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि थोड़े से फल या दूध के लिए पति नौकरों के बार बार कहे, वे पति पर झल्लाती, क्यों बोलते हो बार बार? फिर क्या करूं? दादाजी विवशता से दवा की गोली दिखलाते। डॉक्टर ने खाली पेट दवा लेने से मना किया है। गांव में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी बोलने की। पार्वती स्वयं ही सब। दादाजी चुप रह जाते। आखिर हार कर उठती और रसोई में जा फल ले आती। फ्रिज खोलते समय उनका हृदय अपराध बोध से भर जाता। ऐसा लगता मानो चोरी कर रही हो। मगर उस दिन तो हद हो गई। यूँ ताई जी दादाजी के लिए जब भी दूध भेजती, पानी मिला देती थी। पहली बार दादी जी को मलाई जमी हुई नजर आई। दादी जी का माथा ठनका। आज बहू रानी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? कुछ सोच उन्होंने दादाजी को ग्लास ढककर रख देने को कहा और स्वयं दबे कदमों से चलते हुए रसोई के करीब जा उधर से टोह लेने लगी। ताई जी धीमे स्वरों में मुंह लगे नौकर को धुरक रही थी। टॉमी यानी कि कुत्ता अंदर कैसे घुस गया? पता नहीं मैडम, इधर से माली गया और बगीचे में उसी ने जाली वाला दरवाज़ा खोला। जरा भी ध्यान नहीं रखते तुम लोग, ताई जी फुफकारी। अब एक काम करना, बाकी दूध का दही जमा देना, दोपहर में उसी की लस्सी बना देंगे दोनों के लिए। दादी जी ने सुना तो सन रह गई। काटो तो खून नहीं, यह इज्जत। पेट काट काट कर जिस लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, सम्मानजनक ओहदे के लायक बनाया, उसी की पत्नी ऐसा बर्ताव कर रही है। अपमान से उनका तन मन सुलग उठा।
छोटी बहू पार्वती दूध में मक्खी गिर जाने मात्र पर वह दूध नहीं देती थी, और यह बड़े घर की बेटी कुत्ते का मुंह मारा हुआ दूध। छी! क्रोध से भभकती हुई वे कमरे में आई और दादा के हाथ से गिलास छीन लिया। अब जाने दो सुमेर की माँ, दादाजी ने उन्हें शांत करने का यत्न किया। हम स्वयं नाली में फेंक देते हैं। नहीं, अपमान से उनकी आवाज़ दहक रही थी। फिर उस काले दिल वाली को महसूस कैसे होगा? उसे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि हमें उसकी काली करतूत पता चल गई है। दादाजी समझाते रहे, ईश्वर का वास्ता देते रहे, मगर पति अपमान के विरुद्ध दादी जी ने एक न सुनी। ग्लास लेकर धमधम करती हुई रसोई घर में गई। उनकी चिड़ी मुख मुद्रा और हाथ में दूध का गिलास देखते ही श्यामल वर्णीय ताई जी का चेहरा पूरी श्यामली हो गई। दादी जी ने किसी तरह स्वयं को संयत करते हुए उन्हें तीखी नज़रों से घूरा। बड़ी बहू, इनका पेट ठीक नहीं है, दूध नहीं लेंगे, बाकी दूध में मिला लो। अरे रे, यह क्या कर रही हो? ताई जी शक पकाई। यह शक्कर वाला है, फिर सागर को दे देती हूँ। ले बेटा, वहाँ से निकल रहे पोते की ओर दादी जी ने ग्लास बढ़ाया। सागर अभी नहीं लेगा। ताई जी बौखलाकर आगे बढ़ी। क्यों? वह बाद में लेगा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? दादी जी का स्वर थोड़ा उग्र हो गया। कहा ना, साफ साफ क्यों नहीं कहती? दादी जी पहली बार सास के तेवर में दहाड़ी। यह कुत्ते का मुंह मारा दूध है। ताई जी का चेहरा तवे सा काला हो गया। दादी जी अंगारे सी लाल हो गई। हमारी जगह तुम्हारे माँ बाप होते, क्या तब भी यही करती? आप अनाप शनाप इल्जाम लगा रही हैं। फिर तुम स्वयं पी लो इसे। लो पियो। क्रोधित दादी जी ने गिलास उनके होंठों में लगा दिया। ताई जी ने पूरी ताकत से गिलास पर हाथ मारकर दूध फेंक दिया। गिलास टन से सामने दीवार पर जा टकराया। पूरी रसोई में दूध बिखर गया। इसी के साथ सास बहू के वाक्य युद्ध आरंभ हो गया। 8-10 मिनट तक यह संग्रह चलता रहा। ताई जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर उसे कोप भवन में तब्दील कर लिया। वे बरबराए जा रही थी, मेरे ही घर आकर मेरा अपमान कर रही हैं। समझती क्या है अपने आप को? उसने तमतमाते हुए ताऊ जी को दफ्तर फ़ोन लगाया। थोड़ी ही देर बाद ताऊ जी दुम हिलाते भागे भागे आए। आते ही पहले ताई जी के कमरे में घुस गए। दोनों में आधे घंटे तक गुफ्तगू होती रही। फिर दोनों दादाजी और दादी जी के कमरे में आए। ताई जी अंदर नहीं गई, बाहर खड़ी रही। ताऊ जी धीर गंभीर मुद्रा में अंदर दाखिल हुए। दादी जी भरी हुई बैठी थी। आखिर इतने बड़े ऑफिसर की माँ है, उसकी जन्मदात्री, उसने पालने पोसने लायक बनाने वाली माँ के अपमान को भला कौन बेटा सहन कर सकता है? पूर्ण आत्मविश्वास से दादी जी ने शिकायत लहजे से कहा, बेटा सुगन, आज तेरी घरवाली ने, मुझे सब मालूम है अम्मा, अब तू ही बोल बेटा। अम्मा, ताऊ जी का आदर युक्त झल्लाया स्वर गूंजा। अच्छा लगता है ये सब, इस तरह लड़ते हुए। आसपास दूसरे ऑफिसरों के बंगले हैं, क्या सोचेंगे वे? कितनी जगहसाई होगी मेरी। फैक्ट्री के डायरेक्टरों को जब यह मालूम पड़ेगा कि मेरी पोजीशन। दादी जी फटी विस्फारित नज़रों से बेटे को देखती रह गई। क्षण मात्र में वे समझ गई कि बेटे को कितना कुछ मालूम है, अपनी जन्मदात्री माँ को कितना पहचानता है। कोख जाया ही आज उन्हें इज्जत, अदब, कायदे ऊंच नीच समझा रहा था। उनकी आंखें भर आई। एक शब्द भी न कहा। क्या फ़ायदा कहने से? कोई पराया हो तो दोष भी दे, बहस करे, अपनी ही औलाद के सामने क्या सफाई पेश करे। उन्होंने किसी तरह आंसुओं को गिरने से रोका। ऐसे वक्त पति ने सहारा दिया, उनके जख्मों पर मलहम लगाया। बीच में दखल दे ताऊ जी ने कहा, सोच रहा हूँ बेटा, गांव छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें वापस भेज देते तो। ताऊ जी ने चैन की सांस ली। वे खुद भी तो यही चाह रहे थे। और अगले ही दिन दादाजी और दादी जी वापस लौट आए। पहली और आखिरी मर्तबा गए थे ताऊ जी के यहाँ। ऐसा मर्मातक घाव लेकर लौटे थे वे। दोबारा कभी इच्छा भी नहीं की वहाँ जाने की, मगर अब उन्हें वहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी अपमान भरे घुटन युक्त माहौल में हमेशा हमेशा के लिए। कैसे रहेंगे वहाँ? जब तक बप्पा रहेंगे 1 या 2 दिन मानसिक सहारा रहेगा। उसके बाद बप्पा के लौटने के बाद रेवती के आंसू लुढ़क पड़े। कैसे सहन करेंगे दोनों ताई जी के उपेक्षापूर्ण बर्ताव को? छोटे से बच्चे हो तो घर से कहीं भाग भी जाए,
इस उम्र में जब 2 कदमों का नहीं सूझ पाता, बिन सहारे उठा नहीं जाता, कैसे काटेंगे जिंदगी। रेवती को गले में कुछ चुभन सी महसूस हुई। यद्यपि दादाजी और दादी जी के जाने के बाद यहाँ उन पर होने वाले खर्च की बचत हो जाएगी, यानी बप्पा की आधी पगार बच जाएगी। बरसों से दबाए कई अरमान धीरे धीरे पूरे होंगे। मगर दादाजी और दादी जी को वैसे उपेक्षा भरे माहौल में रख क्या वे सब यहाँ सुखी रह पाएंगे? उनसे सुख का एक कौर भी खाते बनेगा? रेवती का हृदय भर आया। बाहर तांगे वाला भोंपू बजाकर गुहार लगा रहा था। दादाजी और दादी जी ने अंतिम बार तुसित नज़रों से घर की ओर निहारा, जहां सम्मानपूर्वक पूरी जिंदगी बिता दी। अब उसी दरो आंगन को छोड़कर जाना पड़ रहा था। वारे बुढ़ापा! एक एक करके सब उनके चरण स्पर्श करने लगे। रेवती, रंजन, टिंकू, दादाजी और दादी जी निर्मल हृदय से उन सबको आशीर्वाद देते गए। सबके पीछे माँ आई, अपनी सूती पैबंद लगी साड़ी में। माँ को देखते ही दादी जी की रुलाई फूट पड़ी। बेटी सरीखी बहू, पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य कर्म किए होंगे जो इतनी सेवामयी बहू मिली थी। शादी के बाद एक दिन भी बेचारी मन चाहा खा पी या पहन न सकी। हे प्रभु, अब इसके भी दिन फेर दे, यह भी कुछ सुख चैन से रह ले। आशीर्वाद देने के लिए दादी जी ने ज्यों ही हाथ बढ़ाया, माँ ने लपक कर उन्हें बाहों में भींच लिया। नहीं अम्मा जी, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको उस नर्क में। सुनते ही तांगे में सामान जमा रहे बप्पा ने पलट कर देखा। माँ दादी जी को बाहों में भर बेतहाशा चूमे जा रही थी। बप्पा की आंखों में हठात गंगा जमुना बह चली। रेवती, रंजन, टिंकू की आंखों से भी बादल बरस रहे थे। सामने मंदिर में पंडित जी सस्वर गा रहे थे। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह, तुलसी तहाँ न जाई, कंचन बरसे में। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।